बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 31 की पार्ट 1 की वीडियो को। सीएनएस फार्माकोलॉजी का आखिरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हम ओपियोइड्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ओपियोइड्स या पेन किलर आपको पता है क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ बातें हैं जो ज़्यादा हाई यील्ड है, ठीक है। तो ये सारा बातें तो काफ़ी सारी लिखी हुई है, लेकिन चंद बातें हैं जिसमें ज़्यादा फोकस रखना है और वही ज़्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट होती हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताता रहूँगा। सही होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया ओपियोइड्स कहाँ कहाँ से आते हैं। तो कुछ तो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं, कुछ पे सेमी सिंथेटिक होते हैं, यानी कि नेचुरल डेरिवेटिव, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, जो कि ओपियम पॉपी प्लांट से आते हैं, जो अफ्यून हम कहते हैं ना, बड़ा मशहूर होता है, वो एक गोल से फूल होते हैं इसके। उसके अलावा आप बता रहे हैं कि हम फार्माकोलॉजिकली भी फिर वैसे ड्रग्स बना लेते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर खुद से भी बनते हैं, जिसको हम एंडोजिनस पेप्टाइड्स कहते हैं। सही के बाद, तो ये तो उसके मुख्तलिफ ऑरिजिन हो गए। उसके अलावा फिर बता रहे हैं रिसेप्टर्स के बारे में। भाई इसके ना 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, 3 रिसेप्टर्स के ऊपर ओपियोइड्स एक्ट करते हैं। एक ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं म्यू रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं कापा रिसेप्टर्स, और तीसरे होते हैं डेल्टा रिसेप्टर्स, ठीक है। तो 3 तरह के रिसेप्टर्स आके पास ओपियोइड्स के। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि तीनों रिसेप्टर्स के ऊपर एगोनिस्ट एक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। वो हो सकता है फुल एगोनिस्ट एक्टिविटी हो या पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी हो, थोड़ा बहुत एगोनिस्ट हो, ठीक है। लेकिन 12 तीनों रिसेप्टर के ऊपर एक्टिविटी रखते हैं, उनको तो हम नाम दे देते हैं एगोनिस्ट्स। सिंपल सी बात हो गई। फिर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सारे ड्रग्स को एंटागोनाइज करते हैं, यानी ओपियोइड्स के इफेक्ट का ऑपोजिट करते हैं, ठीक है। तो इनको भी बड़ा सिंपल है, इनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट्स। यहाँ तक तो कुछ भी ऐसी कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो किसी रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्टिविटी रख रहे हैं और किसी पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी रख रहे हैं। ऐसे ड्रग्स को हम नाम देते हैं मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स। सही की बात। तो हम रिसेप्टर के बेस पे 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एगोनिस्ट, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। सही की बात। फिर वो बता रहे हैं कि जनरली चूंकि इनका एक यूफोरिक, इंसान खुश होता है, एक तस्कीन मिलती है, एक यूफोरिक इफेक्ट होता है, इस वजह से ये ड्रग ऑफ एब्यूज़ भी है, सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। नशे अक्सर इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी कॉमन है ये नशों में। आखिर में मतलब इस पैरालाइन में वो ये बात बता रहे हैं कि ओपियोइड जो हैं ये मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि बेसिकली जो आपकी न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है, मिसाल के तौर पे पेन के सिग्नल्स उंगली से ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, या जो भी न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है उसको ये रेगुलेट करते हैं, पेन के सिग्नल्स को कम करते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से रेगुलेट करते हैं। किस किस जगह पे रेगुलेट कर रहे हैं, ये ब्रेन के लेवल पे भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और इवन जो प्राइमरी एफरेंट्स जो कि सिग्नल्स को लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पे भी ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन सारी जगहों पे पेन जो होती है वो रेगुलेट हो रही होती है, उसकी मॉड्यूलेशन हो रही होती है। सही होगी बात। अब आते हैं हम ओपियोइड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जनाब क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ बेसिस पे कर सकते हैं हम, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इसके अंदर। तो एक तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो तो हमने पढ़ ली, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और मिक्स्ड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट फर्दर फुल एगोनिस्ट भी होते हैं और पार्शियल एगोनिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये रेशो ऑफ एगोनिस्ट टू एंटागोनिस्ट इफेक्ट की बेस पे एक क्लासिफिकेशन थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये एक हो गया एगोनिस्ट, एक हो गया मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर बुप्रेनॉर्फिन इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कितना लंबा है ना, इसी तरह ड्रग का नाम बुप्रेनॉर्फिन लंबा है, ठीक है। मॉर्फिन छोटा होता है लेकिन बुप्रेनॉर्फिन लंबा है। एंटागोनिस्ट के अंदर नैलोक्सोन, नैलट्रेक्सोन और नेमिल्फाइन, ये मैंने पहले ही दफ़ा ही नाम पढ़ा है। एनीवेज ये आते हैं। तो अच्छा, ये जो कैटेगरी है इसको भूल जाओ, ये 3 हमने कैटेगरीज डिस्कस कर ली। और किस बेस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम भाईजान, फंक्शन की बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या कह लो क्लिनिकल यूज की बेस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 3 क्लिनिकल यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैं आपको साथ बता दूंगा। तो आगे हालांकि पार्ट 3-4 की वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्लिनिकल यूज़ पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 की वीडियो में बहुत सारे इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन 3 क्लिनिकल यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो याद रख सकते हैं आप विद निमोनिक COPD, ठीक है। ये निमोनिक आपके पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है ना, COPD। तो ओ से ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स के क्या इफेक्ट होते हैं, कफ को खत्म करते हैं, पेन को खत्म करते हैं, डायरिया को खत्म करते हैं, यानी कि एंटीट्यूसिव्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी डायरियल्स। सही बात। तो ये है इनकी मेन क्लासिफिकेशन, ये आपने बता दिया कि भाई फंक्शन की बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं हम, एनाल्जेसिक्स, एंटीट्यूसिव्स और एंटी डायरियल। एंटी डायरियल GIT में पढ़ेंगे, एंटीट्यूसिव बाद में, वो भी अलग चैप्टर्स हैं। एनाल्जेसिक्स को हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस करेंगे। अच्छा, और एक तीसरी क्लासिफिकेशन वो कह रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन होगी रिसेप्टर की बेस पे, दूसरी क्लिनिकल यूज की बेस पे, और तीसरी कह रहे हैं कि जो एनाल्जेसिक्स हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनाल्जेसिया, कितना ज्यादा पेन को खत्म करने का काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बहुत ज्यादा पेन को खत्म कर देंगे उनको हम कहेंगे ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, जो उससे कम करेंगे वो हो गए हमारे पास मॉडरेट एनाल्जेसिक्स, और सबसे कम वाले हो गए वीक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एगोनिस्ट को फर्दर डिवाइड किया उन्होंने स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक के अंदर। एक बात यहाँ पे अहम है, वो ये है कि
अहम तो नहीं, बारह उसने एक्सप्लेन बहुत अच्छी की है यहाँ पे। हम शुरू में फार्माकोलॉजी में जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं एक होती है ड्रग की एफिकेसी। एफिकेसी का क्या मतलब होता है? द मैक्सिमम इफेक्ट अ पर्टिकुलर ड्रग कैन प्रोड्यूस। और दूसरी होती है ड्रग की पोटेंसी। सही है। तो अब हम जो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक की बेस पे ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम ड्रग की एफिकेसी की बेस पे कर रहे हैं, पोटेंसी की बेस पे नहीं कर रहे। पोटेंसी क्या होता है? कितनी डोज से कितना इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, इसमें हमें डोज से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये लेना देना है कि मैक्सिमम इफेक्ट कौन कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल नहीं, मतलब ग्राफ से एक्सप्लेन कर लेते हैं इस बात को। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ गई डोज किसी भी ड्रग की, ठीक है, और ये हो गया एनाल्जेसिया या आप कह लो इफेक्ट, ठीक है, वाई एक्सिस पे आ गया। अब एक ड्रग है, उसकी हम डोज बढ़ा रहे हैं, एनाल्जेसिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये इतना ज़्यादा एनाल्जेसिया उसने प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर सका है वो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ 100 एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डोज देनी पड़ी है, ठीक है। तो इसकी पोटेंसी तो कम ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है, लेकिन इसका मैक्सिमम इफेक्ट बहुत ज़्यादा, यानी कि एफिकेसी अच्छी है। ये ड्रग है आपके पास मॉर्फिन, ठीक है। दूसरी तरफ एक और ड्रग है जिसकी थोड़ी डोज इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है, यानी कि आप डोज दे रहे हो तो ये जनाब इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूस हो रहा है। सही हो की बात? ये फेंटानिल है। अब वो आपको कह रहे हैं कि फेंटानिल की पोटेंसी 100 टाइम्स ज़्यादा होती है मॉर्फिन से, यानी कि मॉर्फिन की 10 mg डोज जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, फेंटानिल की 0.1 mg डोज उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे मॉर्फिन भी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, फेंटानिल भी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मॉर्फिन भी 100 तक पहुंच पा रही है और फेंटानिल भी 100 तक पहुंच पा रही है। फेंटानिल की डोज ज़्यादा भी करोगे तो वो 100 तक ही रह रही है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई दोनों स्ट्रॉन्ग है। इवन वो बता रहे हैं कि फेंटानिल से मजीद एक बड़ा होता है कारफेंटानिल, उसकी तो बहुत ही थोड़ी डोज, वो तो मॉर्फिन से 1000 टाइम्स कम डोज पे उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। लेकिन हमारा ताल्लुक है मैक्सिमम इफेक्ट से। अगर मैक्सिमम इफेक्ट इतना हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, तो ये मॉर्फिन होगी, फेंटानिल हो गई, कारफेंटानिल हो गई, मीपेरिडीन हो गई, मेथाडोन हो गई, ये सारे जो हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स में आते हैं। सही होगी बात? जिसमें से इंपॉर्टेंट नाम मॉर्फिन का है, और यहाँ पे हाइड्रोमॉर्फोन भी इंपॉर्टेंट नाम है और ऑक्सीमॉर्फोन भी इंपॉर्टेंट नाम है। नाम आपको ऐसे ऐसा याद होते चले जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इनको रिपीट करता रहूँगा। मीपेरिडीन इंपॉर्टेंट है, फेंटानिल इंपॉर्टेंट है, मीपेरिडीन का हम मेटाबॉलिज्म अभी देखेंगे इसी पार्ट की वीडियो में। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जो ड्रग आप कहेंगे यार अगर ये मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग है तो फिर मॉडरेट वाले कौन से होते हैं? भाई मॉडरेट वो ड्रग्स हैं जिनकी डोज जितनी मर्जी दे दो वो मैक्सिमम इफेक्ट, यानी कि वो इतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एक ड्रग है, उसकी आप डोज बढ़ाते हो लेकिन वो मैक्सिमम इतने इफेक्ट तक पहुंच पा रहा है। सही बात, आप जितनी मर्जी डोज दो वो इससे ज़्यादा एनर्जीजा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये कहलाते हैं आपके पास पार्शियल एगोनिस्ट, या आप कहते हो वीक एगोनिस्ट। इस पर एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोडीन की, ठीक होगी बात। तो इनको हम पार्शियल एगोनिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि एगोनिस्ट तो हैं लेकिन फुल एगोनिस्ट नहीं है, पूरा एक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट है। सही होगी बात? अच्छा, पार्शियल एगोनिस्ट और ये मिक्स्ड एगोनिस्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स वो थे जो किसी रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्टिविटी रखते हैं, किसी पे एंटागोनिस्ट, जबकि पार्शियल जो है वो हर रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्टिविटी ही रखते हैं लेकिन फुल एगोनिस्ट नहीं रखते, थोड़ा थोड़ा, यानी कि इस पे भी थोड़ा सा एगोनिस्ट है, थोड़ा सा एगोनिस्ट है, थोड़ा सा एगोनिस्ट है। ओके होगी बात? तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक्स में मैं आपको कहता हूँ आपके पास आदमी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ओरली अच्छा एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, लेकिन इनमें से अक्सर ड्रग्स हैं जो कि जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि लिवर एंजाइम उनको काफ़ी मेटाबॉलाइज करते हैं, तो इसलिए हम फिर कोशिश ये करते हैं कि उनको हम पैरेंटली ही दे दें। तो ओपियोइड्स को मोस्ट केसेस में हम पैरेंटली देते हैं इंजेक्शन वगैरह के थ्रू। कुछ हमारे पास सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म्स भी होती हैं, जैसा कि वो एक और बात बता रहे हैं, फेंटानिल जो है इसके ट्रांसडर्मल पैच आते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर पैच लगा देते हैं, वो हल्का हल्का ड्रग ब्लड के अंदर जाता रहता है। तो अभी ये पढ़ा था ना, फेंटानिल की थोड़ी सी डोज भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो अगर स्किन से हल्का हल्का भी जाता रहा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ट्रांसडर्मल पैच में कौन सा ऑपियोइड यूज होता है? फेंटानिल। सही होगी बात? तो ये तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। इसमें दो बातें मजीद अहम है, एक तो ये है कि ये आपकी CNS के अंदर भी चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, और दूसरा ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर लेती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। अब इनके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे? चूँकि सीएनएस में चली जाती है तो जाहिर बात है
CNS के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, ये सिडेशन वगैरह या वो जो खुशी हो रही है, यूफोरिया, इस तरह की चीज़ें, साइकोटिक इशूज़, तो ये CNS के अंदर अपना इम्पैक्ट रखती है। और जो कि प्लेसेंटा में एक्ट कर रही है, इसका मतलब है प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे के ऊपर इसके इफेक्ट आएंगे। तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो सकता है इसकी वजह से, फीटस के अंदर मसले आ सकते हैं। और फिर एक और बात वो कह रहे हैं कि अगर माँ मुसलसल खाती रहेगी ओपियोइड्स तो फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है नियोनेट्स में। अब ये मिनी गार्डन की आदत है, इतनी बड़ी बात को 2 लफ्ज़ों में बता देता है, पेपर में आता है हम कहते हैं कि तो मिनी गार्डन में लिखा नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें 2-4 लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो भाईजान ये बेसिकली बात पता क्या है, होता ये है कि जो बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर जब माँ मुसलसल ओपियोइड्स को यूज़ करती रहे तो वो इतना आदी हो जाता है ओपियोइड्स का कि जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, ज़ाहिर सी बात है अब प्लेसेंटा का कनेक्शन खत्म हो गया तो बच्चे को ओपियोइड की सप्लाई मिलना खत्म हो गई। पहले तो प्लेसेंटा के थ्रू ओपियोइड्स मिल रहे थे उसको, अब जब ओपियोइड की सप्लाई खत्म होगी तो उसके अंदर मुख्तलिफ विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। वो भी चूंकि नशा ही हो चुका है ना अब तक, तो उसके अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स, भूख नहीं लग रही, रो बहुत रहा है और इस तरह की चीज़ें आना शुरू होती हैं। इसको हम नाम देते हैं नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। सही होगी बात। तो ये हम देखते हैं, वैसे पैसों वगैरह में देखेंगे आप इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब आ जाए मेटाबॉलिज्म की तरफ। भाईजान मेटाबोलाइज इनको हेपेटिक एंजाइम्स कर रहे होते हैं, ये तो एक जनरल बात हो गई। हेपेटिक एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं, इनको कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट करके यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो यानी कि अगर लिवर का फंक्शन इफेक्टेड होगा तो भी इनकी एलिमिनेशन इफेक्ट हो जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर किडनी का फंक्शन इफेक्टेड होगा तो भी सारी बात है इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, इनकी एलिमिनेशन ख़राब होगी। लेकिन अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अब हम लोग अलग अलग ड्रग्स को पढ़ेंगे, यानी कि 2-4 ड्रग्स की अलग से हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। एक तो हमने ओवरऑल बात करी ना कि जो ओपियोइड्स हैं वो हेपेटिक मेटाबोलाइज हो रहे हैं, लेकिन अब हम एक एक ओपियोइड को देखते हैं। भाईजान इसमें जो है ना मॉर्फिन, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जब कॉन्जुगेट होता है तो मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड ये बजाते खुद भी एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी तरह मॉर्फिन कन्वर्ट होता है मॉर्फिन 3 ग्लूक्रोनाइड में। मॉर्फिन 3 ग्लूक्रोनाइड जो है वो न्यूरो एक्साइटेटरी है, सही बात। तो मॉर्फिन के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके भी फर्दर फंक्शंस हैं। दूसरा डिस्कस करते हैं कोडीन को। यहाँ पे वो कह रहे हैं कोडीन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोक्सोकोडोन, इन सबको मेटाबोलाइज कर रहा होता है साइटोक्रोम 2D6। अब ये जो साइटोक्रोम या CYP2D6 एंजाइम्स है ना, ये बंदे टू बंदे वेरी कर रहे होते हैं, किसी में ज़्यादा इफेक्टिव है, किसी में कम इफेक्टिव है। यानी कि इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बंदा टू बंदा कुछ ना कुछ वेरी कर रहा होगा, जीनोटाइपिक वेरिएबिलिटी होती है। लेकिन इनमें खास में मैंने हाईलाइट कोडीन को किया हुआ क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात कर रही है कोडीन जब मेटाबोलाइज होता है तो वो मेटाबोलाइज होके फॉर्म करता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, सही होगी बात। तो अब किसी इंसान के अंदर अगर 2D6 ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मॉर्फिन बनेगी, किसी में कम बनेगी, तो हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा होगा, सही बात। तो कोडीन कितना एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगा ये हर बंदे पे वेरी करता है। यही वाली एक बात उन्होंने आपको एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में दी हुई है कि कौन सा ड्रग है जिसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है वो हर बंदे में वेरी कर रहा होता है, तो उसका आंसर है कोडीन। ओके बात। मजीद अब एक और ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मीपेरिडीन। मीपेरिडीन भाईजान जब मेटाबोलाइज होता है तो ये फॉर्म करता है नॉरमीपेरिडीन। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो नॉरमीपेरिडीन है ना, इसके अपने असरात हैं, ये बॉडी के अंदर सेरोटोनिन वगैरह को इंक्रीज करता है, और ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ जाने पे इट कैन इवन कॉज सीजर्स, सही होगी बात। अब आप सोचो ये सेरोटोनिन को बढ़ा रहा है, तो एक हमने टॉक्सिसिटी खास तौर पे एंटीसाइकोटिक्स में पढ़ी थी, सॉरी एंटी डिप्रेशन में पढ़ी थी, जिसका नाम था सेरोटोनिन सिंड्रोम, याद है। SSRI कॉज कर रहे थे, माओ इनहिबिटर्स कॉज कर रहे थे, और SNRI कॉज कर रहे थे, TCS कॉज कर रहे थे। तकरीबन सारे ही एंटी डिप्रेशन जो है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करते थे सेरोटोनिन की एक्सेस में। तो ये इसका भी मेटाबोलाइट सेरोटोनिन को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मीपेरिडीन के साथ अगर कोई एंटी डिप्रेशन खा रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं बंदे को सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसी तरह की एग्जांपल उन्होंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में दे दी है। भाईजान एक बंदा है 80 मिलीग्राम मीपेरिडीन खा रहा था और वो कुछ और दवाई भी ले रहा है। अब वो कह रहे हैं मतलब 80 मिलीग्राम मीपेरिडीन खा रहा था, अब उसके अंदर टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोपेरेक्सिया, सीजर वगैरह होना शुरू हो गए हैं। कौन सी चीज़ें हो रही हैं ये? सेरोटोनिन सिंड्रोम वाली। अब आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि कौन सा दूसरा ड्रग इसने खाया होगा जिसकी वजह से मसला बना है? तो आंसर है फेनल्जीन। क्यों? फेनल्जीन क्या है? माओ इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट, और माओ इनहिबिटर्स करवाते हैं ये वाले काम, ठीक है। अगर यहाँ पे फेनल्जीन की जगह ऑप्शन होती फ्लुओक्सिटीन जो कि एक SSRI है, तो फ्लुओक्सिटीन भी ठीक होता क्योंकि वो भी सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करने वाला ड्रग अगर मीपेरिडीन के साथ दिया तो मसला बन सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है।
एक और इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन ये है कि भाईजान अगर आप एल्कोहल्स के साथ ओपियोइड्स को ले रहे हो तो चूंकि एल्कोहल्स साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर सकते हैं, तो इस वजह से पीक सीरम लेवल ऑफ ओपियोइड्स बढ़ जाएगा क्योंकि ओपियोइड्स का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सही होगी बात। इन बातों को भी हम समराइज करते हैं। हाफ लाइफ की बात की जाए तो वेरी कर रही होती है। फेंटनिल और सूफेंटनिल की 1 to 2 आवर्स है, कुछ की 6 to 8 आवर्स भी होती है। फिर कुछ बता रहे हैं रेमी फेंटनिल वगैरह जो हैं वो बहुत ही रैपिड एक्टिंग होते हैं कि वो तो चंद मिनट्स टू 10 मिनट्स उनका इफेक्ट होता है। बहुत ही रैपिड किस्म की इफेक्ट्स हैं, जल्दी असर करते हैं और जल्दी ही उनका असर ख़त्म भी होता है। और इसी तरह फिर छोटी हाफ लाइफ्स की वजह से हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन भी पाई जाती हैं जो कि काफ़ी देर तक हल्का हल्का ड्रग बॉडी के अंदर डालती रहती हैं। कोई कह लो 24 आवर्स तक भी हमने हाफ लाइफ इंक्रीज़ की है। सही की बात। ये बात मैं को पहले कर चुका हूँ कि चाहे किडनी डिजीज़ का मसला हो चाहे लिवर का मसला हो, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। लिवर का मसला होगा तो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, किडनी का मसला होगा तो मेटाबोलाइज होने के बाद एलिमिनेट नहीं हो पा रहे होंगे, इस वजह से हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। सही होगी बात। थोड़ा सा अगर मैं इसको समराइज करूँ फार्माकोकाइनेटिक्स को, मॉर्फिन के मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं और न्यूरोएक्साइटेटरी होते हैं। कोडीन का मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली वेरिएशन की वजह से बंदे टू बंदा वेरी कर रहा होता है। अल्कोहल्स जो होते हैं वो ओपियोइड्स के सीरम लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ओपियोइड्स के साथ अल्कोहल अवॉइड करना है। ओपियोइड्स में ख़ास तौर पे मीपेरिडीन के साथ कोई ऐसा ड्रग नहीं लेना जो कि सेरोटोनिन सिंड्रोम करवाता है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स और मीपेरिडीन का खासा रिएक्शन हो सकता है। ओके की बात। तो ये ओवरऑल हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी कर लिया। इसमें जो चंद इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने दोबारा समराइज कर दी। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भाई सीधी सी बात है, हमारे पास इसके कुछ रिसेप्टर्स हैं जो मैं आपको पहले बताया। अब पहले वो बता रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऑल्दो हम शुरू में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा मज़ीद डिटेल से वो बता रहे हैं। भजन एक तो प्राइमरी एफरेंट्स में है, जो नर्व्स आपके सिग्नल्स को लेके जा रही हैं वहाँ पे ये पेन की न्यूरोट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है कि यार कम पेन के सिग्नल भेजो, ब्रेन को यार इतना स्ट्रेस ना दो, देखो प्लीज़ यार ज़रा समझो बात को, ठीक है। तो असेंडिंग पाथवेज के अंदर मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और प्राइमरी एफरेंट्स में मौजूद है। उसके अलावा फिर ये आपके पास मिड ब्रेन और मेडुला के अंदर भी है, यानी जहाँ पे पेन ने प्रोसेस होना है उस जगह पे भी ये है। सही हो गया। डिसेंडिंग पाथवेज में है, पेन मॉड्यूलेशन में रोल प्ले कर रहा है। फर्दर ये बता रहे हैं जो आपके ब्रेन के दूसरे रीजन होते हैं जहाँ पे हम पेन को फिर रिएक्ट करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि ये कितनी तकलीफ है, ये कितनी जोर की हो सकती है। बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स, ये आपकी इमोशन से भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये जो लिम्बिक स्ट्रक्चर वगैरह बेसल गैंग्लिया होते हैं, वो जो पेन पे आपको दुख होता है ना, ये इमोशंस के साथ भी इन्वॉल्व है। अगर इन्हें मसला होगा तो क्या होगा, बंदे को तकलीफ हो रही है लेकिन उसको कोई दुख नहीं है, वो ऐसे खुश फिर रहा है। सही है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यानी कि ब्रेन के जो हायर रीजन्स हैं वहाँ पे भी आपके पास ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में रिसेप्टर्स को डिस्कस करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने आपको बता दिया रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। नंबर 2 पे फिर वो आपको बता रहे हैं रिसेप्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स तो हम आपको पहले बता चुके हैं, म्यू होती है, कापा होती है, डेल्टा होती है। अब इनमें से हर टाइप का अपना अपना फंक्शन है। जहन में रखना भाईजान, ये जो म्यू है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाल्जीसिया भी ज़्यादा म्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। एग्जाम में ज़्यादातर इसका म्यू रिसेप्टर ही आता है। तो मैंने पता है कुछ बातें एग्जाम में ज़्यादा आती हैं, तो ऑल्दो हैं इसके 3 रिसेप्टर्स, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर किस रिसेप्टर का जिक्र आएगा, वो म्यू का जिक्र आएगा। इसके अक्सर साइड इफेक्ट्स भी म्यू की वजह से ही हो रहे होते हैं। तो अब हम जब इन रिसेप्टर्स के इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ओपियोइड्स के क्लिनिकल यूजेस भी पता चलना शुरू हो जाएंगे, ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी पता चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो बातें अभी मैं यहाँ पे करूँगा ये आगे रिपीट भी होनी है। देखो जी, एक तो बात हो गई, सारे ही रिसेप्टर्स आपके पास एंटी नोसिसेप्टिव यानी कि पेन को ख़त्म करने में काम आते हैं, या एनाल्जेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो पेन को कंट्रोल करने में म्यू हो गया, डेल्टा हो गया, कापा हो गया, तीनों ही काम आते हैं। लेकिन म्यू खास तौर पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है ओपियोइड्स का साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होगा। म्यू हमारी जीआईटी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये जीआईटी को स्लो करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। याद है, एंटी डायरियल भी होते हैं ओपियोइड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली म्यू की वजह से एंटी डायरियल होते हैं। म्यू भी और कापा भी इसमें इन्वॉल्व है। सही के बाद फिर फर्दर कापा को देखा जाए तो कापा रिसेप्टर्स डाययूरेसिस में इन्वॉल्व हैं, सुलाने में इन्वॉल्व हैं, यानी कि सिडेशन, नींद, इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस को ख़राब करने में इन्वॉल्व होते हैं। डेल्टा रिसेप्टर को देखा जाए तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। डेल्टा रिसेप्टर्स डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, डी से डेल्टा, डी से डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है ओपियोइड्स के बारे में कि अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि ओपियोइड्स की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो वो टॉलरेंस खासतौर पे किस रिसेप्टर की वजह से इफेक्ट डेवलप हो रही है, डेल्टा रिसेप्टर्स। तो अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे दो कि डेल्टा एंटागोनिस्ट हो तो वो आपकी टॉलरेंस को ट्रीट कर सकता है, ठीक है। या कोई ऐसा ओपियोइड हो जो कि डेल्टा रिसेप्टर पे एक्ट ना करता हो तो इसका मतलब है उस ओपियोइड से बॉडी में टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी। तो टॉलरेंस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मेनली डेल्टा रिसेप्टर।
ओवरऑल अगर समराइज करूँ, ज़्यादातर एनाल्जेसिक इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स म्यू रिसेप्टर्स कॉज कर रहे होते हैं, और जो टॉलरेंस है वो डेल्टा रिसेप्टर कॉज कर रहा होता है। अगर इतना भी आपको जेल में आ जाए तो बाकी बातें गोली मारो, सही होगी बात। फिर एक और वो रिसेप्टर का जिक्र कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों जिक्र कर दिया उन्होंने, ORL1, आगे पूरी फुल फॉर्म भी दी है उन्होंने। ये आपके पास प्रो नोसिसेप्टिव स्टिमुलाई, यानी कि ये पेन को बढ़ा। अब जारी बात है, अगर बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेन की स्टिमुलस को कम कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें पेन के स्टिमुलस को इंक्रीज भी तो करती है ना। अगर सारे कम करने वाले ही होते तो फिर तो आपका हाथ जल रहा होता और आपकी बॉडी पेन को इतना इनहिबिट कर छोड़ती है कि ब्रेन को पता नहीं चलता कि हाथ जल रहा है। तो कुछ चीज़ें पेन को स्टिमुलेट करने वाली भी हैं, ये उनमें से एक है, शरारती। सही के बाद ओपियोइड पेप्टाइड्स, आपकी बॉडी के अंदर खुद से भी ये पेप्टाइड्स बनते हैं, यानी ये ओपियोइड सारे हम खुद नहीं नशा करते, बॉडी का अपना भी एक मैकेनिज्म है पेन को कंट्रोल में रखने के लिए। सही होगी बात। इसलिए आप देखते हो बाजू का जब पेन बहुत एक हद ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो जगह सुनसी हो जाती है या पेन महसूस होना ख़त्म हो जाती है, तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो पेप्टाइड्स हैं वो हैं बीटा एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और डायनोर्फिन्स। सही होगी बात। तो होता बेसिकली ये है कि जब पेन जा रही होती है, कहीं से गुजर रही होती है, तो ये पेप्टाइड्स उस पेन के स्टिमुलस को हल्का करते हैं, डैम्पन कर देते हैं। सही होगी बात। ये वो कह रहे हैं कि हमें अभी शक है कि ये बजाते खुद न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि जब दूसरी न्यूरोट्रांसमिशन हो रही होती है उसमें टांगे ज़रूर फंसाते हैं ये। ठीक हो गया। फर्दर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन किस रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्ट करता है, मेरा नहीं ख्याल ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल उसने इतने शौक से लिखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो म्यू रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, एनकेफेलिन्स जो होते हैं वो डेल्टा रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्ट करते हैं, ठीक है, और डायनोर्फिन्स जो होते हैं वो कापा रिसेप्टर पे ज़्यादा एक्ट करते हैं। सही होगी बात। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आ जाओ जी रिसेप्टर मैकेनिज्म की तरफ। ये वो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था ना, पहले तो हमें तो अलिया तलीलियाँ मारते रहे ना, रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, रिसेप्टर ये रिसेप्टर वो, बॉडी के अंदर कौन कौन से पेप्टाइड्स होते हैं। अब हम आएंगे असल मैकेनिज्म की तरफ। इसमें भाईजान एक बड़ी मज़ेदार बात है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना कि पेपर में आमतौर पर कौन सी बात पूछी जाती है, तो OP ओपन, PO पोटेशियम। पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं ओपियोइड्स, और C से शुरू होता है कैल्शियम, C से शुरू होता है क्लोज। कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करते हैं ओपियोइड्स। अगर अभी मैंने आगे जो कॉन्सेप्ट बताना है वो आपने नहीं समझना, तो आप बस ये रट्टा मार लें कि पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवाते हैं ओपियोइड्स और कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करवाते हैं ओपियोइड्स। अल्लाह खैर इंशाल्लाह, ठीक है। इसी की बेस पे आप पास जरूर हो जाएंगे। 12 अच्छे नंबरों के लिए हम आपको बातें मजीद बताएंगे। लो जी, क्या हैं जी मजीद बातें जो आपने इसमें समझनी है, जो मजीद बातें थोड़ी बहुत आपने याद रखनी है। देखो, तीनों ही रिसेप्टर्स का अब आगे मैकेनिज्म आ रहा है। ये सारे, ये तो आपको पता है ना, सारे रिसेप्टर पेन को कम करते हैं। हमने रिसेप्टर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कहा था कि ये सारे जो होते हैं वो एंटी नोसिसेप्टिव तो हैं ही हैं। तो कैसे एंटी नोसिसेप्टिव है वो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं। भाईजान देखो, ये सारे रिसेप्टर्स एक तो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। जब अब ये आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये आपके पास ओपियोइड रिसेप्टर है, आगे G प्रोटीन कपल्ड है। जब इसके ऊपर आके ओपियोइड लगेगा तो वो उस G प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और एड्रेनल साइक्लेज जो होता है वो इनहिबिट होता है, यानी कि वो जो साइक्लिक AMP वगैरह है उसके लेवल्स कम होंगे। समझ आ गई बात। होता ये है प्री सिनेप्टिक चैनल पे, यानी कि अगर ये यहाँ से सिग्नल आ रहा था, ये प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक चैनल पे कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। अब असल में ना मैकेनिज्म ये होता है कि जब यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं ना कोई भी, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आता है, वोल्टेज गिरड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम की एंट्री होती है और वो कैल्शियम एंटर होकर यहाँ पे वेसिकल्स को रिलीज करवाता है। अब जब हमने कैल्शियम चैनल को बंद करवा दिया तो कैल्शियम एंटर नहीं हो पाएगा और थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो पाएंगे, थोड़ी वेसिकल्स रिलीज हो पाएंगी, यानी कि आगे सिग्नल जो जाएगा वो कम हो जाएगा, डैम्पनिंग ऑफ फ्लो ऑफ सिग्नल्स। ओके बात। तो क्लोज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्री सिनेप्टिक चैनल पे, ठीक, और प्री हो या पोस्ट हो, दोनों पे पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं। पोटेशियम चैनल से क्या होता है, जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पॉजिटिव पोटेशियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। आपको पता है ना पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है। याद करो ना भैया, जब हम बेसिक एक्शन पोटेंशियल को मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है, सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से वो एक्शन पोटेंशियल राइज कर जाता है, ठीक है, फिर पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पोटेशियम चैनल्स ओपन कर दिए। पोटेशियम चैनल ओपन करेंगे तो क्या होगा, पोटेशियम का ई फ्लक्स, पोटेशियम के ई फ्लक्स की वजह से क्या होगा, मजीद पोलराइज होगा सेल।
मजीद पोलराइज होगा तो इसको एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। मजीद पोलराइज होगा तो यानी कि एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो गए हैं। तो हम प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों के अंदर ही, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों के अंदर ही पोटेशियम को ओपन करके एक्शन पोटेंशियल का डेवलप होना मुश्किल कर देंगे। इसकी वजह से भी सिग्नल्स का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने सिग्नल की जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर थी उसको कम कर दिया, कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करके और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करके। कैल्शियम चैनल्स को क्लोज किया है सिर्फ प्री सिनेप्टिक पे, पोटेशियम को ओपन किया है बोथ प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों पे। तो चलो ये भी याद हो गया आपको, पोटेशियम चैनल्स को ओपन किया है बोथ पे। सही होगी बात? चलो ये तो थोड़ा बहुत आपको बातें इंशाल्लाह याद रह जाएंगी। अच्छा, अब दोबारा प्री सिनेप्टिक में कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम किया जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कम हो जाएगा? अक्सर जैसा कि एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, सब्सटेंस पी और कैल्सिटोनिन जी रेटिनोप्टाइड, इन सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज कम हो जाएगा जिसकी वजह से पेन की ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए।